उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन पे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो 95% फंक्शन है वो परफॉर्म करता है कोर्टिसोल, जिसे हम हाइड्रोकोर्टिसोन भी कहते हैं, और बाकी का सिग्निफिकेंट जो बाकी जो रह जाती है उसका परफॉर्म करता है कोर्टिकोस्टेरोन। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किन सूरत हाल में प्रोड्यूस होते हैं? किसी भी किस्म के स्ट्रेस हो, इन्फेक्शन और ट्रामा हो तो उस सूरत में हम इन्फ्लेमेशन में और इनमें जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी, अब उसके इफेक्ट सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे कोर्टिसोल के क्या इफेक्ट होते हैं। कोर्टिसोल के कार्बोहाइड्रेट पे वही इफेक्ट होते हैं जो कि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ा दें प्लाज्मा में। तो ये दो तरीके का करता है, एक तो ये स्टिमुलेशन करा देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, और एक जो है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम कर देता है सेल से। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की स्टिमुलेशन किस तरह करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की स्टिमुलेशन ये 3 तरीके से करता है। पहला फंक्शन ये है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी सिंथेसिस बढ़ा देता है, मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनवाता है और ये एंजाइम्स प्रोड्यूस कराता है। उसके बाद आता है कोर्टिसोल, जो है टिश्यू से अमाइनो एसिड की मोबिलाइजेशन बढ़ा देता है। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट मतलब अमाइनो एसिड अवेलेबल होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, उतना ज़्यादा जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा और ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ेगी। और जो है इंसुलिन के इफेक्ट का अपोजिट इफेक्ट करता है कोर्टिसोल। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है लीवर में, लेकिन कोर्टिसोल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद आता है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन। गैस में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को किस तरह से कम करता है कि सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं GLUT4 रिसेप्टर्स, GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोर्टिसोल क्या करता है कि GLUT4 की, नॉर्मली ऐसा होता है कि GLUT4 जो है इंसुलिन के स्टिमुलेट होने में स्टिमुलेशन की वजह से GLUT4 जो है सेल मेम्ब्रेन पे आके अटैच होते हैं। इसके पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को सेल में बढ़ा देते हैं। लेकिन कोर्टिसोल क्या करता है कि GLUT4 की ट्रांसलोकेशन को डिक्रीज़ कर देता है ताकि वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच ना हो और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टर इनसाइड सेल ना हो, और जो है इस तरह से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करता है। उसके अलावा ये जो है फास्फोराइलेशन कराता है, फास्फोराइलेशन और सिग्नलिंग कास्केड्स की वजह से, जिसकी वजह से जो है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है। उसके बाद हम आते हैं एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। हाँ जी, सबसे पहले जो है इसका इफेक्ट होता है, हमने पढ़ा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का इंक्रीज करता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को कम करता है। दोनों इफेक्ट जो है ब्लड में ग्लूकोज कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो जाहिर है कि इंसुलिन सिक्रीट होगी। जब इंसुलिन की सिक्रीशन होती है तो अब इसका कोर्टिसोल का मेन इफेक्ट होता है कि फैटी एसिड्स की भी मोबिलाइजेशन करा देता है और उनका लेवल हाई हो जाता है प्लाज्मा के अंदर। तो फैटी एसिड्स क्या करते हैं कि फैटी एसिड्स की मौजूदगी में इंसुलिन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। इसके अलावा हमने ऊपर पढ़ा कि GLUT4 की जो है उसकी भी जो है ट्रांसलोकेशन को डिक्रीज़ करता है। तो इन दोनों तरीक़ों से ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस काज करता है। इंसुलिन सिक्रीट होती है लेकिन वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। जब वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती तो ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो हाई रहती है। जब वो 50% और अबव नॉर्मल हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एड्रीनल डायबिटीज़। ये सूरत हाल में होता है जब पेशेंट को भी स्टेरॉइड्स ले रहा होता है ज़्यादातर, तो उनमें जो है एड्रीनल डायबिटीज़ हो जाती हैं। इसमें अगर हम इस डायबिटीज़ में हम इंसुलिन देते हैं तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी जितनी कि पैंक्रियाटिक डायबिटीज़ में होती थी, क्योंकि एड्रीनल डायबिटीज़ में जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हुई हुई है इंसुलिन की, तो उसका इफेक्ट बहुत कम शो होगा, मॉडरेट अमाउंट में इफेक्ट शो होगा उसका। उसके बाद हम देखेंगे कोर्टिसोल का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे मेन इसका इफेक्ट ये होगा कि सेलुलर प्रोटीन में एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़ में प्रोटीन को कम कर देता है। हिपैटिक टिश्यूज़ में जो है प्रोटीन को ज़्यादा कर देता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को ज़्यादा कर देता है और ब्लड में अमाइनो एसिड की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है। सेलुलर प्रोटीन मेनली ये किस तरह कराता है कि कोर्टिसोल जो है अमाइनो एसिड की मोबिलाइजेशन करवा देता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से। जब अमाइनो एसिड की मोबिलाइजेशन होगी प्रोटीन कम सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की एक तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस कम कर देता है, फिर ये प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, फिर अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट क्योंकि कम हो रही है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में और लीवर की तरफ जा रहे हैं अमाइनो एसिड, तो ये तीनों इफेक्ट मिलकर सेलुलर प्रोटीन को कम कर देते हैं। उसके अलावा ये बाद में इसमें हम पढ़ेंगे कि कोर्टिसोल जो है इम्यूनिटी के फंक्शन, इम्यूनिटी को भी डिप्रेस कर देता है और ये लिम्फोइड टिश्यू जो है इम्यूनिटी को इस तरह कोर्टिसोल जो है इम्यूनिटी को वीक करता है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स में।
कोर्टिसोल जो है जहन के क्योंकि अमीनो एसिड मोबिलाइजेशन हो रही है लीवर में, जितने ज़्यादा लीवर में अमीनो एसिड जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोटीन बनेगी, उतने ज़्यादा हम पहले पढ़ के आए कि ग्लूकोजेनेसिस होगी, और जो है इस तरह लीवर की हेपेटिक प्रोटीन्स इंक्रीज़ हो जाएंगी और सेलुलर प्रोटीन जो है रिड्यूस हो जाएंगी। उसके अलावा जो है अमीनो एसिड जो है एक्टोहेपेटिक सेल्स में डिक्रीज़ होते रहते हैं और हेपेटिक सेल्स में जिनके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या करते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि अमीनो एसिड की डीअमाइनेशन होती है लीवर में। तो अमीनो एसिड अवेलेबल हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, अमीनो एसिड अवेलेबल हैं तो ग्लूकोनेजेनेसिस होगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और प्लाज्मा प्रोटीन बनेगी लीवर से। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।